नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज की मुख्य खबर है बांद्रा बीडीएस प्लेस में जो सीएम भजनलाल शर्मा की सभा थी उसके क्या मायने हैं, कितनी भीड़ थी, व्यवस्थाएं क्या थी, उसका असर क्या होगा बांद्रा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में इस सीएम की सभा का असर क्या होने वाला है और कितने बड़े बड़े नेता और आ सकते हैं। आज 13 तारीख है, 19 तारीख को मतदान होना है और अभी किन नेताओं की चर्चा चल रही है दोस्तों, बड़े बड़े आला नेताओं की। और कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है, क्या कांग्रेस भी अब फ्रंट फुट पर आने की सोच रही है या फिर भाजपा की इस ताम झाम वाली सारी व्यवस्थाओं के तले कांग्रेस हताशा के भंवर में डूब जाएगी। दोस्तों, इन सारे विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं और आज बांद्रा विधानसभा क्षेत्र की भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, जानेंगे लोकसभा का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और इतने दिनों तक लगातार दोनों ही नेताओं की चली कैंपेन में कौन आगे कौन पीछे, किस विधानसभा क्षेत्र पर किसका दबदबा बड़ा है, किसकी पकड़ ढीली हुई है, ये सारे विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप इस लाइव बुलेटिन से जुड़ जाएं ताकि आपको पूरी चूरू लोकसभा का एक प्रकार से विवरण बता सके और जो चुनावी टक्कर है उससे टक्कर की वास्तविक रियल स्थिति से अवगत आपको करा दे। और बांद्रा में आज जो सीएम की सभा हुई है उसके क्या मायने हैं और सीएम की सभा में कितनी भीड़ थी, व्यवस्थाएं क्या थी, मायने इसके क्या है, किसका कद बढ़ा किसका घटा और क्या व्यवस्थाएं रही। आज आंधी तूफान का भी अलर्ट था, हल्की बरसात भी हुई और नौर भादरा, ये इस पूरे हनुमानगढ़ के बेल्ट में जहां जहां सीएम का आज दौरा था वहां तेज बरसात अंधड़ आदि की चेतावनी पहले से दी हुई थी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। दोस्तों, तो क्या असर रहा, सारी आज खबरें विस्तार से जानेंगे इस 7 बजे के साफ संदेश भारत के बुलेटिन में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज सीएम के कार्यक्रम की। आज कार्यक्रम में तब्दीली की गई, बदलाव किया गया। पहले जो सीएम बांद्रा में जल्दी पहुंचने वाले थे क्योंकि 10:30 बजे की ये सभा प्रारंभ होनी थी और 10:30 बजे करीब करीब बांद्रा में सीएम के पहुंचने की बात थी। तो यहाँ हमारे साथी भी जुड़ने लगे हैं। छोटू राम जी, राम राम, आप हमें राम राम बोल रहे हैं। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सीएम की सभा की लेट से प्रारंभ हुई और आज उनका कार्यक्रम बदल दिया गया इसी अंधड़ तूफान की वजह से, क्योंकि आसमान में आंधियां चल रही थी, धूल से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तूफान जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे में हेलीकॉप्टर की उड़ान जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और यही कारण रहा कि कल हनुमानगढ़, पीलीभंगा आदि क्षेत्र में सीएम की सभा थी और वो वहीं रुके थे। आज सुबह उनको बांद्रा आना था हेलीकॉप्टर से, उनके लिए हेलीपैड की व्यवस्था बना दी गई थी, मार्ग एकदम सुनिश्चित कर दिया गया था और मार्ग में थोड़े बहुत अवरोधक थे, सड़क भी कुल मिला के उसको भरा गया, जो गड्ढे खड्डे थे उनको भी आनन फानन में भरा गया। तो बाईपास से जो श्याम इंटरनेशनल स्कूल है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है, वहां हेलीपैड बनाया गया था। तो उसी सड़क मार्ग से करीब 2-3 किलोमीटर का सफर तय करके और सभा स्थल तक सीएम को आना था, लेकिन अचानक हुए मौसम में बदलाव के चलते बदलाव कार्यक्रम में भी हो गया और बदलाव ऐसा हुआ कि हनुमानगढ़ से बाई रोड आना पड़ा सीएम को और लंबा हुआ इंतजार, 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा लोगों को, हजारों की संख्या में भीड़ को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसी प्रकार नौर की सभा भी लेट हुई और उसके बाद में, नौर की सभा के बाद में सीएम भजनलाल जो है वो सिरसा एयरपोर्ट के लिए निकले और सिरसा एयरपोर्ट से फिर वो जयपुर के लिए उड़ान आज भर चुके हैं। तो कुल मिला के ये सीएम का कार्यक्रम था, आज लेट भी हुआ और लेट के लिए उन्होंने मंच से दर्शकों को बोला भी, लोगों को ये संबोधित भी किया कि हमने कार्यक्रम में अचानक तब्दीली के चलते जो है हमारा कार्यक्रम चेंज हुआ, तो श्योरी फील भी की उसके लिए। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सीएम की सभा के मायने क्या थे
और आज अचानक बुलाई गई इस सीएम की सभा, बहुत पहले इसका कार्यक्रम नहीं बना था, मात्र 3 दिन पहले सीएम की सभा का कार्यक्रम बना बादरा में। 3 दिन में अच्छी खासी भीड़ भी जुटी और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए थे, क्योंकि कई बार से नहीं आए लोग, यहीं से आए, क्योंकि नौर में भी सभा थी, पूरे हनुमानगढ़ जिले में सीएम की सभा रही, तो आसपास से अधिक लोग नहीं आए। लेकिन वीडीएस प्लेस में जो व्यवस्थाएं की गई थी, हम उनका मूल्यांकन करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या रही सीएम की जो व्यवस्था है। अब जानते हैं वीडीएस प्लेस, जो कि अच्छा खासा एक मैदान है और इसके 2 पार्टीशन है। विवाह शादियों में आपने देखा होगा एक साथ यहाँ 2 शादियों के बड़े बड़े टेंट लग सकते हैं, तो ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सीएम की सभा के लिए आज पूरे वीडीएस को कवर किया गया था, उसका जो मैदान है इस पूरे मैदान को कवर किया गया था। और वीडीएस का जो पूरा मैदान है, उस पूरे मैदान की कैपेसिटी क्या है दोस्तों, 10,000 तक की भीड़ खचाखच इस पूरे के पूरे मैदान में आ सकती है। तो ये तो आप मानकर चल सकते हैं कि इससे 10,000 से ज्यादा भीड़ नहीं थी आज सीएम की सभा में। और जो आनंद फालन में इस सभा का आयोजन किया गया था, उसका टारगेट भी रखा गया था 7 से 8,000। हमने कई भाजपाइयों से इस टारगेट के बारे में भी जाना और व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। 7,000 कुर्सियों की बात की जा रही थी, इस सभा में बिछाई गई थी, लगाई गई थी। हालांकि इसके अलावा भी लोग थे, लेकिन हमने भीड़ का जो आंकलन किया वो दोस्तों कहीं ना कहीं 8,000 प्लस भीड़ का आंकलन किया, जो अंदर बाहर दोनों ही स्थिति में जो है वो भीड़ रही। तो कुल मिला के सभा जो है उसको सफलतम सभा कहा जा सकता है। अगर बादरा में सीएम की सभाओं का, हम पूर्व की सीएम की सभाओं का भी आंकलन करें तो वसुंधरा भी बादरा में कई बार आ चुकी है और उन्होंने भी लगभग 4-5 हजार से 8-10 हजार की सभाओं को संबोधित किया है। और जो पिछले सीएम पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभा थी, जो संजीव बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे, और वो सभा थी वो 20,000 प्लस की थी। वो सबसे सफलतम सभा थी पिछले गत वर्षों से। जो संजीव बेनीवाल की सभा थी बाईपास, हिसार बाईपास पर, वो सबसे सफलतम सभा थी पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो। उससे पहले या बीच की बात करें तो अशोक गहलोत 3 बार भादरा आए, 2 बार अनाज मंडी में सभा हुई और एक बार आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी ही वो मलखेड़ा गांव में आए थे। और मलखेड़ा में जो बलवान पूनिया के द्वारा जो मलखेड़ा का कार्यक्रम था, पहले वो निनाण था, निनाण से कैंसिल करा के उस कार्यक्रम को मलखेड़ा ले जाया गया। तो वहां उन सभाओं की हम बात करें तो 5 से 7 हजार की सभाएं वहां हुई। लेकिन उससे पहले अगर अनाज मंडी सभा की बात करें सीएम अशोक गहलोत की, तो वो 2,500 से मात्र 3,500 की पब्लिक रही 2 बार। एक बार संदीप डूकिया ने सीएम की गहलोत की सभा की लाज रखी, जब मात्र 1500-1700 लोग थे, सीएम आ चुके थे। लेकिन अचानक संदीप डूकिया पहुंचे, उस समय आपको याद होगा रैली के साथ, अपने समर्थकों के काफिले के साथ, और उनके काफिले में लगभग 2,000 के करीब लोग थे। अर्थात सीएम की सभा में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा संदीप डूकिया की रैली में लोग थे, और वो रैली के साथ पहुंचे और कुल मिला के अनाज मंडी का मैदान जो है भरा भरा दिखाई देने लगा। तो सीएम की सभाओं का मुआयना हाल अब हम बादरा की तरफ से अगर जाने तो पूर्व की सभी सभाओं के बारे में हमने आपको बताया, और इस सभा के बारे में भी बताया कि 8,000 प्लस सभा थी। और ये जो संजीव बेनीवाल की सभा थी चुनाव के दौरान, उससे नंबर 2 पर हम मान सकते हैं। वो सभा नंबर 1 पर थी जो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने संबोधित किया था। तो अब हम जानेंगे इस सभा के मायने, संबोधित किस किस ने किया और मंच पर कौन लोग थे। तो इसकी हम सूची जाने तो स्थानीय लोकल जो नेता रहे उनमें जल्दी से मैं आपको नाम लूं
तो राजीव कस्वां, दयानंद बेरवाल, अनूप सिंह शेखावत, अनिल ओलख, दलवीर बिजारनिया, संदीप डूडी और दयानंद खोखेवाला, रामनाथ शर्मा, इसके अलावा मांगीलाल गोयल, महेंद्र गुज्जर, काशीराम गोदारा, जयदीप डूडी, एसपी सिंह बढ़िया, ये करीब करीब नेता रहे लोकल जिन्होंने संबोधित किया। 2 मिनट, 5 मिनट और मैक्सिमम 8 से 10 मिनट का संबोधन इन सभी नेताओं का रहा। और मिनिमम अगर देखें तो 1.5 से 2 मिनट तक का संबोधन भी कई नेताओं ने, मांगीलाल गोयल आदि ने किया था। तो बड़े नेताओं की देखें तो बी आर चौधरी हो या अविनाश गहलोत हो और स्वयं संजीव बेनीवाल हो, यहाँ देवेंद्र झाझड़िया नहीं आए थे सभा में, ये मैं आपको बता दूं। और उसके बाद में अगर बात करें तो करीब करीब 29 मिनट का संबोधन रहा सीएम भजनलाल का, और उन्होंने किन किन बातों को छुआ, क्या आश्वासन दिया, उस पर भी बात करने वाले हैं। मैं संबोधन की बात आई है तो सीएम के संबोधन के बारे में ही बता दूं। पानी, सिंचाई से वंचित जो गांव है उनकी ओर इशारा किया सीएम ने कि जरूर उनका निदान होगा। और संजीव बेनीवाल ने यह स्वीकार किया सीएम ने कि संजीव बेनीवाल ने मुझे बादरा की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया और पहले मेरे साथ उनकी वार्ता हुई है और मैं निश्चित रूप से बादरा की इन सभाओं को लेकर जो है वो संजीदा हूं। और इसके अलावा फसलों के जो समर्थन मूल्य है, जो पिछली बार उन्होंने किन किन फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए और 90 दिनों के कार्यकाल में जो घोषणाएं की उनमें 45% घोषणाएं उन्होंने जो है वो कंप्लीट भी कर दी। तो ये भी दोस्तों जो है वो बताए। और इसके अलावा बात करें तो विकास की बातें भी कही, किस प्रकार विकास कराएंगे, नकल माफियाओं पर, पेपर लीक में जिस तरह युवाओं को परेशानियां झेलनी पड़ी और जो गिरफ्तारियां राजस्थान में हो रही है, जो धरपकड़ हो रही है, और अभी इशारा भी ये भी किया कि जो बड़े बड़े लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं और दोषी है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया ये भी सीएम ने कहा। और संजीव बेनीवाल के संबोधन की जमकर तारीफ की आज सीएम ने। और भाषण को, जो संजीव बेनीवाल का भाषण था दोस्तों, भाषण की बात आई है तो मैं आपको बताऊं, संजीव बेनीवाल का भाषण आज का सबसे सुपर भाषण था। उन्होंने आज अपने भाषण में कई ऐसी कविताएं, शेरों शायरियों का समावेश किया। और अचानक आपने देखा होगा जब से संजीव बेनीवाल ने ये विधानसभा चुनाव लड़ा है, अपने संबोधन शैली में गजब का परिवर्तन किया है और लोगों ने पसंद भी किया है। और उनके भाषणों में लोगों में उत्साह जो है वो चरम तक देखा गया। और आज की सभा का संजीव बेनीवाल का भाषण सुपर डुपर हिट रहा। और सीएम भजनलाल गौर से संजीव बेनीवाल का पूरा भाषण सुन रहे थे। और दोस्तों ये अवसर संजीव बेनीवाल को मिला जब भजनलाल मंच पर आ चुके थे तो सीधे ही संजीव बेनीवाल को संबोधन के लिए बुलाया गया। और उसके बाद में जो है अविनाश गहलोत है, बी आर चौधरी है, उन्होंने मुख्य लोगों ने संबोधित किया। और उसके बाद में समापन भाषण जो है वो देवेंद्र पारिक जिलाध्यक्ष ने दिया। तो कुल मिला के संजीव बेनीवाल के भाषण की आज जमकर तारीफ की गई। और उस भाषण में आज शानदार चीजें थी और बलवान पूनिया पर जमकर वार किया और हमारी लड़ाई किस चीज से है वो खुलकर लोगों को बताई और समर्थन मांगा। अब मैं दोस्तों बात करूंगा इस सभा के मायने क्या है, भादरा में कितना फायदा हो सकता है। हमारे कई साथी जो है वो लिख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि बीजेपी की एक प्रकार से स्थिति क्या रही। और अपने अपने कमेंट, अपनी अपनी जो सोच है उस हिसाब से सभी हमारे दर्शक जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं हमें। हम बात करेंगे भादरा में आखिर क्या इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को और क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को या कांग्रेस को, क्या फायदा या नुकसान होगा, इसके ऊपर हम बात करें। दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है आज, क्योंकि बड़े नेताओं को लाने की चुनौती है। 40 वर्षों से जो परिवार बीजेपी में था उनकी टिकट कटी और वो अचानक कांग्रेस में चले गए। और पिछले लंबे समय से कांग्रेस का तो कोई सांसद जीत भी नहीं रहा।
और ऐसे में अगर 2014-9 की बात करें, कई बार मैं रिकॉर्ड बता चुका हूं, 8 की 8 विधानसभा में भाजपा बढ़त बनाकर यहां से जीतती आ रही है। इस बार का सवाल है, क्योंकि भाजपा में जो स्थापित नेता थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस की टिकट भी मिल गई। ऐसे में टक्कर मानकर चला जा रहा है और राजस्थान की जो 3-4 सीटें भाजपा थोड़ा चुनौतीपूर्ण तरीके से ले रही है, उनमें चूरू भी एक है और यही कारण है कि भाजपा चूरू में अपना पूरा लाव लश्कर झोंके हुए है। किसी भी कीमत पर यहां का मार्जिन कम नहीं होने देना चाहती और यहां से अधिक मार्जिन से देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीते, इसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके तहत भादरा की बात करेंगे और भादरा के मैं जातिगत समीकरण भी आपको बताऊंगा, जातिगत वोट भी किस प्रकार से है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम बात करेंगे कैसे किया है डैमेज कंट्रोल। आपको पता है 1,01,000 करीब वोट संजीव बेनीवाल को भाजपा से मिले विधानसभा चुनाव में और 1 लाख वोट 161 वोट जो है वो बलवान पूनिया को मिले। बाकी अदर को करीब 25-30 हजार वोट अदर को भी मिले, नोटा के अलावा अदर को भी मिले। उनमें से कौन कौन लोग हैं जो भाजपा में आ चुके हैं, अब ये मैं एक रोचक आपको बात बताऊं तो बजरंग सारण ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दोस्तों यहां से 4,841 वोट लिए थे, समथिंग 5,000 वोट वो भाजपा में आ चुके हैं। और उसके बाद में बात करें महंत रूपनाथ की, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था भादरा विधानसभा से, वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उनको आम आदमी पार्टी से 2233 वोट आए थे, वो भाजपा में आ चुके हैं। अब बात करेंगे हम रामनिवास जलंधरा की, जिनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, उनके पिता ने चुनाव लड़ा था राजेंद्र जलंधरा ने, वो परिवार अब भाजपा में आ चुका है। तो उनको 8,125 अर्थात नंबर 3 पर उनको जो है आंका गया था और तीसरे नंबर पर रहते हुए 8,185 वोट उन्होंने लिए, वो परिवार भाजपा में आ चुका है। अब बात करेंगे बसपा की टिकट दी गई थी रामनाथ शर्मा को, 1535 वोट लिए थे, वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुके। आज उन्होंने संबोधित भी किया सीएम के मंच से। तो करीब करीब ये 4 बड़े नेता थे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो भाजपा का दामन थाम चुके। तो ये डैमेज कंट्रोल भादरा में भाजपा किस प्रकार कर रही है, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। 16,794 वोट होते हैं ये, जो वोट संजीव बेनीवाल को नहीं मिले, जो अदर को मिले, वो अब उनका नेतृत्व करने वाले लोग भाजपा में आ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सा बड़ा वोट बैंक था, एक कांग्रेस को भी वोट मिले और माकपा को जो वोट मिले, उनके जो साथी थे उनमें जैसे बड़ा बड़ा नाम अगर मैं आपको लूं, पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूं जो भाजपा में अब तक आ चुके हैं, जो माकपा और कांग्रेस से आए हैं। तो कैसे 1 लाख से नीचे आ चुके हैं बलवान पूनिया, अब कैसे करेंगे वो यहां से कांग्रेस को अग्रिम पंक्ति पर अग्रसर। तो दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, बजरंग सारण, दयानंद बेरवाल, जयदीप डूडी, एसपी सिंह, रामस्वरूप गिल, राजदेव सिंह राठौड़, इसके अलावा रामनिवास जलंधरा, अनिल ओलख, जगदीश पूनिया, तेजपाल महिपाल जो कि आज ही भाजपा ज्वाइन की है उन्होंने, महेंद्र गुज्जर, कृष्ण बलदेव शर्मा का परिवार और इसके अलावा राजेंद्र टोकसिया का परिवार, राजीव कसमा, महंत रूपनाथ, रामनाथ शर्मा आदि आदि, ये बड़ा बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा सैकड़ों नाम है बड़े बड़े जो 150-200 वोटों का जो है प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग भाजपा में आ चुके हैं और जिनका डैमेज कंट्रोल भाजपा के कई नेता अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल करके गए हैं। पहले भी मैंने समीक्षा की थी तो बताया था, जो वोट संजीव बेनीवाल नहीं ले पाए थे, भाजपा विचारधारा के वोट थे, किसी कारणवश वो संजीव बेनीवाल को वोट नहीं देना चाहते थे, अतः उन्होंने बलवान पूनिया के खाते में वोट दिया। वो सारे के सारे वोट खींच कर लाए राजेंद्र राठौड़। उनमें से बड़े नाम अगर मैं बताऊं तो राजदेव सिंह राठौड़ हो और इसके अलावा तेजपाल पूनिया हो, कृष्ण बलदेव शर्मा का परिवार हो, राजेंद्र टोकसिया हो आदि आदि। दोस्तों ऐसे कई नाम हैं, उनको भाजपा में एंट्री कर चुके हैं। तो ये डैमेज कंट्रोल है। कहीं ना कहीं भाजपा यहां बहुत बड़ी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। भादरा की मैं बात कर रहा हूं। इसके बनिस्बत अगर बात करें नौर,
पड़ोसी कस्बे की, तो नौर में स्थिति भाजपा की कमजोर बताई जा रही है। हालांकि 50,000 से अधिक की लीड थी पिछली बार भाजपा की नौहर से 2019 में संसदीय चुनाव में, लेकिन इस बार स्थिति कांटे का मुकाबला दर्शा रही है। तो कांटे का मुकाबला में जो है स्थितियां क्या रहेगी, बढ़त रहेगी तो कितनी रह सकती है और किसकी रहेगी, ये भी नौर के लिए सस्पेंस है। तो नौर को हम किसी भी पाले में ना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जिले की अन्य सीटों पर, उसके बाद में जातिगत बादरा के वोट भी आपको बताएंगे। बादरा, राजगढ़ और तारानगर, रतनगढ़, सरदार शहर, ये संभावनाएं हैं, बड़ी संभावनाएं भाजपा वाले विधानसभाओं की। इसमें से अगर राजगढ़ को हम छोड़ दे तो चारों विधानसभाओं में बादरा, तारानगर, रतनगढ़, सरदार शहर भाजपा बड़ी बढ़त की उम्मीदें लगाए हुए है। और रतनगढ़ और बादरा में तो कमोबश सबसे बड़ी लीड की बातें की जा रही है कि रतनगढ़ को यह सौभाग्य भाजपा की तरफ से मिलेगा या बादरा को। तो ये एक चर्चा भी जो है वो मायने रख रही है। इसके अलावा बात करें सुजानगढ़, चूरू और नौहर की, तो नौर को अगर हम साइलेंट छोड़ दे तो सुजानगढ़, चूरू जो है वो, और तीसरा नाम राजगढ़ का हम मानते हैं। राजगढ़ और नौर की स्थिति कमोबश बराबरी की बताई जा रही है। हालांकि राजगढ़ की स्थिति बहुत भीतर घात जैसी प्रतीत हो रही है, हमने पहले भी आपको बताया था और हम इसका रीजन आपको बताते हैं। राहुल कस्वां अपनी पार्टी के शीर्ष लीडर का, राहुल गांधी का, कतई अपनी सभाओं में नाम नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर बैंक है, जो कांग्रेस का एक प्रकार से परंपरागत वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम समाज को, कहीं ना कहीं उनके मन में संशय है। और संशय जो उनके मन में है वो इसलिए भी है, और बादरा में इसका रीजन भी है। बादरा में C65 फाटक को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई थी, उस पॉलिटिक्स को लेकर मुस्लिम समाज राहुल कस्वां से जबरदस्त नाराजगी लिए हुए था और उसी जगह अंडरपास बनाया जबरदस्ती अपनी जिद की वजह से बलवान पूनिया ने, और वो भी कहीं ना कहीं अब राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। और जिस तरीके से पैमाने से लेकर उनको बनाने का प्रयास था वो नहीं बन पाया, तो वो नासूर भी बनेगा आगे जाकर। दोस्तों इसकी हम आगे समीक्षा करेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज राहुल कस्वां से इसको लेकर काफी नाराज था। तो क्या मुस्लिम समाज अब कांग्रेस की टिकट लेकर आ गए राहुल कस्वां, तो क्या खुलकर वोट दे पाएगा, ये एक थोड़ा संशय है। इसके अलावा हम राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में कृष्णा पूनिया जमकर कस्वां परिवार पर हमला करते हुए चुनाव लड़ी थी, जमकर हमला करते हुए, और हर बार कांग्रेस ने कस्वां परिवार को राजगढ़ में मात दी है। और अब फिलहाल अगर बात करें पिछले 10-15 वर्षों की, तो बसपा के मनोज न्यांगली की राजनीति राजगढ़ में हावी है और वर्तमान में वो विधायक भी है, और कहीं ना कहीं उनका झुकाव भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। और कृष्णा पूनिया की असमंजस भरी स्थितियां कहीं ना कहीं वहां भीतरघात का संकेत भी कर रही है, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे इसकी कहीं, लेकिन संभावनाएं जो है वो दोस्तों कहीं ना कहीं बरकरार है। और भाजपा के लिए कहां भीतरघात हो सकता है दोस्तों, इसकी बात करें तो हल्का सा नौहर में, उसी स्थिति में नौर की स्थिति जो है वो पेचीदा मानी जा रही है। भाजपा का गढ़ बना हुआ था, लेकिन यहाँ जो लगातार 2 योजना है वो जरूर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो पीएम मोदी का फैक्टर यहाँ सीधा सीधा दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे सरदार शहर की, तो अनिल शर्मा, बंवरलाल शर्मा के पुत्र जो कि वर्तमान के विधायक है, वहां जाकर कस्वां परिवार सदैव अपनी भूमिका निभाता रहा है, भाजपा की तरफ से ही सही। इसके चलते इन परिवारों में खींचातान जरूर थी, तो क्या उसके तहत खुलकर आएगा अनिल शर्मा का परिवार? हालांकि कांग्रेस की सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से मंचों पर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के वोट मांग रहे हैं अनिल शर्मा, सारी चीजें कांग्रेस के विधायक है। यहां से भी कांग्रेस के लिए थोड़ी स्थिति पेचीदा नजर आती है। अब बात करेंगे तारानगर से नरेंद्र बुडानिया, जो कि जमकर राजेंद्र राठौड़ पर वार करते हैं हर सभा में, और राहुल कस्वां जो है वो बचते हैं। हालांकि मुद्दा
गैरजाट जाट का भी बनाया हुआ था, लेकिन वो मुद्दा टाई फिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मुद्दा टाई फिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ भाजपा की काफी बढ़त और देवेंद्र झाझड़िया लगातार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। क्या रहेगा परिणाम, ये तो 4 जून को पता लग ही जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों रफीक मंडेलिया की, जो खुद टिकट के दावेदार थे कांग्रेस की लोकसभा की। उनकी टिकट कटी, राहुल कसवा को दी गई। कहीं ना कहीं ये टीस रफीक मंडेलिया के दिमाग में भी है, लेकिन उनको कांग्रेस नेताओं ने मैनेज किया और वो खुलकर लगे हैं राहुल कसवा की सपोर्ट में, दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन क्या यहां भीतरघात नहीं होगा दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा हमने सरदार शहर का बताया अमित चचान नोहर से, यहां भी क्या गड़बड़ हो सकती है। अमित चचान परिवार के राजेंद्र राठौड़ से जो रिलेशन, जो संबंध है, क्या उन संबंधों के चलते पिछले दिनों चर्चा आई कि एक लंबी फोन पर वार्ता भी हुई। क्या ये सत्य है और क्या इनके पीछे की का लॉजिक है और इसके पीछे की क्या एक प्रकार से मंशा है और क्या प्रभाव इसको लेकर पड़ सकता है। क्या हर नेता कोई 2-4-5 वोट अपना मन कहीं और तन कहीं होते हुए भी प्रभावित कर सकते हैं क्या दोस्तों। इसको लेकर अगर हम बात करें तो तारानगर में बताया जा रहा है राहुल कसवा ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई, उसी अंतर से तो राजेंद्र राठौड़ चुनाव हारे। उन 5-7-10 हजार वोटों के अंतर से ही तो चुनाव हारे थे। तो कुछ भी हो सकता है। इन नेताओं की दोस्तों कथनी और करनी में फर्क साफ साफ नजर आता है। ये राजनीति है, बड़ी पेचीदगियों वर्गी। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई किसी पार्टी में जा सकता है, किसी का भरोसा नहीं है। संजीव बेनीवाल भी आज भाजपा में है, कल कांग्रेस में थे, हो सकता है कल कांग्रेस में चले जाए। ये चर्चाएं भी होती है, लेकिन इन चर्चाओं में दम कितना है, इन चर्चाओं के मुंह पर तमाचा कैसे और कौन मारेगा, कब मारेगा, ये दोस्तों एक भविष्य का प्रश्न है। इन सवालों के जवाब इन नेताओं से हम अगर कैमरे के रूप में इनके सामने हुए तो जरूर इन नेताओं से इन सवालों को, जो पब्लिक के सवाल है, जरूर पूछेंगे। और दोस्तों आज जिस प्रकार से सीएम की सभाएं हुई, पीएम मोदी की सभा हुई चूरू में, और जबरदस्त तरीके से भाजपा यहां डैमेज कंट्रोल में लगी है। सीएम 2 बार आ चुके। एक बार आपको याद होगा चूरू में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, उनको निर्देश दिए थे। योगी की तैयारियां चल रही है दोस्तों, चर्चाएं चल रही है। सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोगा मेडी में उनकी सभा की तैयारियां चल रही है। मात्र 6 दिन बचे हैं। इन 6 दिनों में आप जिसको आपने सोचा भी नहीं वो देख सकते हैं आप। अमित शाह की सभा की तैयारियां तारानगर से चर्चा का विषय है। क्या अमित शाह तारानगर में आ सकते हैं दोस्तों? तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। किसी प्रकार से आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जैसे सीएम भजनलाल का कार्यक्रम अचानक तय हुआ और बादरा में वो आए और सभा हुई, तो इस प्रकार से और भी कार्यक्रम हो सकते हैं। किसी भी नेता का यहाँ कार्यक्रम हो सकता है। अब बादरा विधानसभा में हम जातिगत आपको वोट बताए तो जाट समाज के वोट, जाट बाहुल्य क्षेत्र, एसी बाहुल्य क्षेत्र हम बादरा को मान सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी जनगणना उस समय हुई थी, उसी समय से उसी के आधार पर ये जो आंकड़े हैं वो डेवलप हुए हैं। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 88 से 90 हजार वोट जाट समाज के बादरा विधानसभा में है सर्वाधिक, और 86 से 88 हजार वोट SC/ST समाज के बादरा में है। दोस्तों बहुत बड़े वोट बैंक के रूप में SC/ST समाज बादरा में है। पूरी संभावनाएं हैं। आपको याद होगा 2013 का चुनाव, सुखदेव सिंह शेखावत बसपा की टिकट लेकर आए थे, 33,000 वोट लिए थे दोस्तों, 33,666 वोट, नंबर 3 पर रहे थे और जबरदस्त चर्चाएं थी। लेकिन उस समय यहाँ संजीव बेनीवाल और बलवान पुनिया की मुख्य टक्कर हुई। संजीव बेनीवाल विधायक बने थे, आपको याद होगा। इसके अलावा बात करें मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज के वोट जो है बादरा में 24 से 24.5 हजार तक आंकलन है। 24.5 हजार वोट मुस्लिम समाज के बादरा विधानसभा में है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के वोट 19 से 20 हजार
के करीब ब्राह्मण समाज के वोट है, जिसमें स्वामी समाज भी इंक्लूड है, शामिल है। इसके अलावा बात करें राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज के वोट समथिंग 8,000 वोट है। और इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है एसी समाज और जाट समाज के बाद, जो सबसे बड़ा प्रभावशाली वर्ग है वो है कुमार समाज, प्रजापति समाज। दोस्तों 30,000 वोट, 29 से 30,000 वोट इस समाज के हैं। बहुत जबरदस्त प्रभावित करता है ये समाज भादरा के विधानसभा चुनाव को। और राजेंद्र जालंधर आपको याद होंगे उसी समाज से थे और 8,185 वोट लिए थे। हालांकि जबरदस्त टक्कर थी यहाँ कांग्रेस भाजपा की, माफ कीजिएगा, बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल की। उस टक्कर के चलते ये सारे के सारे बाकी नीची जो नाम थे, बजरंग सारण आदि वो सब पिछड़ गए थे, वरना यहाँ काफी संभावनाएं थी। अगर यहाँ तिकोनी टक्कर होती तो यहाँ जो नीचे कैंडिडेट थे उनको भी अच्छे खासे वोट मिलते। और दोस्तों अब हम बात करें सबसे बड़े बनिया वर्ग की, तो 8,000 वोट बनिया वर्ग से भी है, जो कि व्यापार जगत में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला वर्ग है दोस्तों। और यहाँ बनिया समाज की सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग हैं और उनका एक तौर तरीका होता है, उनकी जो की हुई मौखिक बातें हैं जो कहीं ना कहीं गांव में जाकर चर्चा का विषय बनती है, चौपालों में जाकर, गांव में जाकर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभावशाली वर्ग है। और ये वर्ग भी फिलहाल बटा बटा सा नजर आता है दोस्तों। पिछला अगर विधानसभा का चुनाव देखे, हालांकि बहुत बड़ा वर्ग जो बनिया समाज का है वो आज भी भाजपा विचारधारा और भाजपा के साथ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इस वर्ग से भी कुछ वोट, कुछ परसेंटेज जो है कांग्रेस के साथ, खुलकर तो नहीं है लेकिन दबे स्वरों में कांग्रेस के साथ है। तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के जातिगत आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। आगे अब हम पूरे चूरू लोकसभा की समीक्षा करेंगे दोस्तों। सारे विधानसभाओं की एक एक करके हमने आपको सारे विधानसभा क्षेत्रों के जातिगत आंकड़े बताए और उनकी स्थितियां बताई है। राजगढ़, तारानगर, रतनगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़, चूरू, नौर और आज कुछ भादरा के भी आंकड़े हमने आपको बताया है। तो अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। 13 अप्रैल है और आज के दिन सियाचिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1984 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। जो ऑपरेशन मेघदूत था उसकी सफलता से संबंधित सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 1919 में आज के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जनरल डायर के निर्देश पर दोस्तों, उनकी याद में आज का दिन मनाया जाता है। और सैकड़ों शहीदों को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम विभिन्न पूरे देश में विभिन्न जगहों पर आज के दिन हो रहे हैं। और तेज अंधड़ से आज सभा भी प्रभावित हुई थी और बीच बीच में सभा में जो टेंट लगे थे उन टेंट के हुक निकले, जो लोहे के सरिये लगाए गए थे उनमें, और ये तो गनीमत रही और व्यवस्थाएं अच्छी थी कि बार बार जो है पूरे कर्मचारी थे टेंट जो व्यवस्थाएं थी उनके, और उन्होंने समय समय पर ध्यान रखा और जैसे ही हुक खुलते जा रहे थे उनको वापस लगाया गया और उनको टाइट किया गया और उन पर निगरानी रखी गई। और सफलतम सभा आज भादरा के वीडीएस प्लेस में देखी गई। तो कुल मिला के आज की सभा में 7 बजे के इस कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।